या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं। नहीं। जो सैलाब आया सर, कम से कम 1000 बच्चे एक साथ बाहर निकलते हुए, तो मुझे लगा मैं तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की भी नहीं है और बच्चे कर चुके हैं, और कुछ लोग तो काफ़ी समय से भी कर रहे थे। उनको देखकर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ कि क्या हम कर पाएंगे इतने बच्चों में, क्योंकि पोस्ट तो हमें उस टाइम पता ही थी, 2018 में 298 पोस्ट थी, ये पता था। तो सिर्फ इतनी सी पोस्ट के लिए हजारों की तादाद में बच्चे हैं। आपने एक बात बोली अभी यहाँ पर जी सर, कि असफलता मिली, आपने सफलता के साथ में असफलता का जिक्र किया। जी सर। एक किसी इंसान के जीवन में असफलता की क्या वैल्यू है, आप ये बताइए। उस बीच में यही देखा कि सबसे पहले मैंने सिलेबस को अच्छे से ओवरव्यू किया। उसमें मैंने देखा कि कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस सिलेबस ने मुझे एक तो अपना बेस तैयार किया अपने नोट्स बनाने में। ये मैं सौरभ, पहला ही प्रयास था 19 का, 18 में ग्रेजुएशन हुई, सीधे इंटरव्यू कॉल तक पहुंच जाना। पॉजिटिविटी तो बहुत रही होगी। और माइंड में एक चीज़ प्रिपेयर कर ली कि हर बुक में 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी सब सेम ही है। बस एक आध फैक्ट लगाया था, उसके चक्कर में हम नई बुक खरीद ले तो वो चीज़ सही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को कम किया। तो ये जो 1 साल का टाइम अभ्यर्थी के पास में है, क्या यही टाइम है जो उसे सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? और आंसर राइटिंग सर, बिना प्रैक्टिस के आप इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। आपको उसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगी और वो इम्प्रूवमेंट होते जाता है सर। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिखा भी बहुत रहे हैं, आपके नज़रिए को बदल रहे हैं जी सर। और दूसरा आपको नंबर भी बहुत अच्छे देते हैं। यही चीज़ है कि हमें स्टार्ट तो करना चाहिए। एक बार स्टार्ट कर दिया सर, ऑटोमेटिक रास्ते खुलते जाते हैं और आपको पता चलता है क्या चीज़ों की कमी है, आप उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिज्ञासा की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, 2019 में पहली बार सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू तक पहुंच गए। उम्मीदें बहुत थीं 2019 से, रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ। 2020 में एक छोटी सी असफलता मिली प्री के साथ में, लेकिन फिर अपने आप को जुटाया, 21 में तैयारी की और 21 में वो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुए और फिर 22 में वो सीधे बनते हैं डीएसपी और उम्मीद करते हैं कि 23 में आप डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में मेरे सामने होंगे। आज की जो शख्सियत है वो आपके सामने एक उदाहरण है फोकस का, कि किस तरीके से हमें अपनी सफलता के लिए फोकस रहना पड़ता है, कैसे लगातार लगे रहने सफलता मिलती है, कैसे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपने आप को अलग करके जब एक कमरे में बंद करके पढ़ाई की जाती है तब सफलता सुनिश्चित होती है। आज हमारे साथ हैं सौरभ गोरे, 2022 डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस पर सेलेक्ट हुए हैं। 23 का इंटरव्यू भी बाकी है, 24 का भी मेंस दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये पहला पॉडकास्ट जरूर है सौरभ, आपका स्वागत है, आगे भी पॉडकास्ट होंगे। जी सर, थैंक यू। सौरभ, कैसा लग रहा है? सर अभी तो फिलहाल बहुत बढ़िया लग रहा है डीएसपी के पद पर आकर, क्योंकि इसके पहले भी कुछ असफलताएं देखी है मैंने 2019-20 में, लेकिन फिर भी जो कंसिस्टेंसी होती है, कहते हैं निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है, तो वो पाकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर पर भी सब खुश है और अभी आगे और होप है कि और अच्छे पद पर जा पाएंगे अगले इंटरव्यू में। बिल्कुल उम्मीद है। आपने एक बात बोली अभी यहाँ पर जी सर। कि असफलता मिली, आपने सफलता के साथ में असफलता का जिक्र किया। जी सर। एक किसी इंसान के जीवन में असफलता की क्या वैल्यू है, आप ये बताइए। सर असफलता की जो वैल्यू होती है वही हमें जब हम सक्सेस पाते हैं तो उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। सक्सेस की वैल्यू पता करने में असफलता का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बिना असफल हुए हमें अपनी गलतियां पता नहीं चलती है। अगर हमें अपनी गलतियां, कमियां नहीं पता होगी तो हम उन पर काम नहीं करेंगे, और हमारी वही जो कमियां हैं वो हमें आगे चल के हमारी पर्सनैलिटी में झलकती है, जो कि बहुत सही चीज़ नहीं है। इसलिए हमें अपनी गलतियों पर निरंतर काम करते रहना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी को निखारते रहना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि असफलता का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो मैंने भी किया अपनी इस सक्सेस जर्नी में, कि अपनी असफलताओं में जो जो कमियां थी, जो जो छोटी छोटी गलतियों को मैंने सुधार करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी निरंतर अपनी जो कमियां हैं उन पे मैं काम करता रहूँगा। बस बहुत यही। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे सोचा था कि सिविल सेवा में आना है? सच बताऊं तो 2018 तक मुझे नहीं पता था कि एमपीपीएससी जैसी एग्ज़ाम्स भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज हुआ है सेंट पॉल इंस्टीट्यूट से मैंने किया है, तो वहाँ से मैंने बीए किया है।
तो वहाँ जो भी बच्चे होते थे वो या तो यूपीएससी कर रहे होते हैं या किसी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एमपीपीएससी मैंने उस टाइम सुना ही नहीं था। मुझे लगता था यूपीएससी जैसी कोई एग्ज़ाम होती है जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, और उसके लिए हमें अगर सिविल सर्विस में जाना है तो एक मात्र वही रास्ता होता है। लेकिन जब मेरे एक भैया हैं, तो उनका कज़िन ब्रदर है, उनका 2018 17-18 में ही रिजल्ट आया था और वो डीएसपी के पद पर चयनित हुए थे, और मेरा भी ग्रेजुएशन उसी टाइम पर हुआ। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है आखिर, मतलब पीएससी की ओर जाना है या यूपीएससी करना है, क्या करना है, मुझे कुछ एकदम ब्लैंक, जो हर कोई स्टूडेंट अधिकतर होते ही हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो ब्लैंक हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि अब करियर को किस दिशा में ले जाया जाए। लेकिन उस टाइम एमपीपीएससी का रिजल्ट आया और जो कज़िन ब्रदर हैं उनका सिलेक्शन डीएसपी के पद पर ही हुआ था। तो मुझे लगा, और उन्हीं से मैंने पूछा कि मुझे पीएससी करनी चाहिए यूपीएससी, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बैकग्राउंड सिविल सर्विस वाला रहा नहीं है, तो एक काम करो, यूपीएससी एकदम टफ हो जाएगा, उसमें हो सकता है काफ़ी समय लग जाए। लेकिन घर की परिस्थिति और ये सब देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम पीएससी करो, पीएससी यूपीएससी के मुकाबले, एमपीपीएससी यूपीएससी के मुकाबले थोड़ा इजी है, और यहाँ पर तुम्हारा एटलीस्ट बैकग्राउंड भी तैयार हो जाएगा। यूपीएससी के लिए जो आधार चाहिए वो एमपीपीएससी करके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तुम यहाँ कवर अप कर लोगे तो शायद यूपीएससी में बाद में उसकी भी हेल्प हो जाए। तो मैंने उसको एमपीपीएससी को ऐसे कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, तब जाके मुझे पता चला कि एमपीपीएससी जैसी एग्जाम्स, मतलब स्टेट लेवल पे जो सिविल सर्विसेज है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने वही 19 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लेकिन उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते गए 19 की एग्ज़ाम में, आप भी जानते हैं जैसे। तो बस वो करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो भी स्ट्रगल रहा सर, जो भी इतना टाइम हुआ है, वो मुझे वर्थ इट लगता है आज। रुकिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि एमपीपीएससी में लगातार तैयारी करने वाले लोग जो 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं आज वही सिलेक्ट हो रहे हैं, या ऐसे लोग जो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं वो बार बार सिलेक्ट होते हैं? कोई तो मंत्र उनके पास में होता होगा ना। उसी मंत्र की खोज है जिज्ञासा। इस तैयारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बार लग के लगातार 1 साल की तैयारी। हम आपके लिए लेके आए हैं जिज्ञासा प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इंटरव्यू सिलेक्टेड मेंटर आपको सिखाएंगे सिनॉप्सिस बनाना, आंसर राइटिंग। हर महीने जहां पर आपके लिए होंगे टेस्ट, लेवल अप टेस्ट और मेंस जैसा टेस्ट, प्रॉपर तरीके से 0 से लेके 100 तक की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी जिज्ञासा के साथ में। तो अगर आप भी हमारे इन अधिकारियों की तरह ऐसे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को खुशी देना चाहते हैं, तो आज ही रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर हमारी टीम से संपर्क करें। ये जिज्ञासा बैच आपकी एमपीपीएससी की हर जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको सफलता की ओर ले जाने की गारंटी है। मिलते हैं उस ओर। जय हिंद। ये मैं सौरभ, पहला ही प्रयास था 19 का, 18 में ग्रेजुएशन हुई, सीधे इंटरव्यू कॉल तक पहुंच जाना। पॉजिटिविटी तो बहुत रही होगी। जी सर, पॉजिटिविटी स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने भंवरकुआ में कदम रखा, मुझे नहीं पता था कि एमपीपीएससी का हब है भंवरकुआ माना जाता है। उस टाइम में बस ऐसे कोचिंग्स या यही सर्च कर रहा था, लाइब्रेरी सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही भंवरकुआ में एंटर हुए और उसी टाइम ऐसी किस्मत थी कि किसी कोचिंग के बच्चे छुट्टी हुई होगी और बच्चे बाहर आए, तो वो जो सैलाब आया सर, कम से कम 1000 बच्चे एक साथ बाहर निकलते हुए, तो मुझे लगा मैं तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की भी नहीं है और बच्चे कर चुके हैं, और कुछ लोग तो काफ़ी समय से भी कर रहे थे। उनको देखकर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ कि क्या हम कर पाएंगे इतने बच्चों में, क्योंकि पोस्ट तो हमें उस टाइम पता ही थी 2018 में 298 पोस्ट थी, ये पता था। तो सिर्फ इतनी सी पोस्ट के लिए हजारों की तादाद में बच्चे हैं, और ये तो यहाँ भंवरकुआ पे ही हैं, और पूरे एमपी में कितने होंगे। तो ये देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ था। लेकिन जब हम पढ़ते गए, धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, जिससे हमें धीरे धीरे अपने आप रास्ता मिलता गया। हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था, 3 मार्कर जो आते थे वही लिखना नहीं आते थे, मतलब 3 मार्कर लिखने में भी हाथ रुक जाता था कि हमारी थॉट्स ही नहीं आ पा रहे कि हम इसमें लिखे क्या। तो वो मुझे लगा कि धीरे धीरे जैसे मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई। मतलब हमें पता चलता गया कि हाँ ये बुक सही नहीं है, ये बुक सही है, ये वाली हमारी अप्रोच इस आंसर को लेके सही नहीं है। धीरे धीरे हम अपडेट करते गए। आंसर राइटिंग भी नहीं मुझे तो आती थी सर, तो धीरे धीरे पता चला कि चार्ट भी आंसर में डाल सकते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये नहीं पता था कि एक आप इंट्रो दो, देन मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, फिर आप इसमें करंट डाटा ऐड कर सकते हो। मतलब पता नहीं था कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ अपन यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो धीरे धीरे पता चलता गया सर, जैसे जैसे समय बीतता गया।
लेकिन हाँ, आज आज भी मैं तो इम्प्रूवमेंट करता हूँ सर कि आगे अगर मैं यूपीएससी की ओर जाता हूँ तो मुझे क्या बदलाव करने होंगे, क्योंकि यूपीएससी की अप्रोच पूरी अलग है एमपीपीएससी से। तो वो भी मैं अपने आप में सुधार करूँगा और उसमें भी प्रयास जारी रखूँगा। आपकी बात से जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, मुझे एक अफर्मेशन मिला कि अभी मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ जिज्ञासा करके। जी सर। और उस जिज्ञासा प्रयास के अंतर्गत हमारी कोशिश ये है कि अगर अभ्यर्थी 3 दिन पढ़ाई करता है तो 2 दिन वो उसके शॉर्ट नोट्स के ऊपर काम करे, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, आगे बात करेंगे। एक दिन वो अभी ही आंसर राइटिंग करे और लगातार इस प्रोसेस से जुड़ा रहे जहां पर आपकी आंसर राइटिंग, रिवीजन, ये पूरी प्रोसेस में बना रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार बच्चे जब पढ़ने आते हैं पहले वो पढ़ते पढ़ते जाते हैं, जी फिर बाद में जब आंसर लिखने बैठते हैं तो हाथ ही नहीं चलता है, समस्या आ जाती है वहां पर। तो बिल्कुल आपने जब ये बात बोली बड़ी 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 खुशी हुई कि जो डायरेक्शन हम जिज्ञासा में अपनाने जा रहे हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आपने एक बात बोली अप्रोच। जी सर। अब अप्रोच का आइडिया कैसे लगता है कि हम कैसे समझ पाते हैं? क्या इसमें सिलेबस का कोई रोल होता है? क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए वैल्यू एडिशन करते हैं? कैसे आपने समझा कि अप्रोच क्या होना चाहिए? जी सर, अप्रोच में सर सिलेबस और पीवाईक्यू ही मेन रोल अदा करते हैं, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में जाते हैं, चाहे वो पीएससी ना हो के कोई और अदर एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस हमें दिशा दिखाता है। सिलेबस ही बताता है कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और पीवाईक्यू हमें बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे मैंने अपनी 2019 में तो ये वाली अप्रोच मुझे इतना आइडिया नहीं था, वो मेरा पहला प्रयास था। लेकिन 2020 में जब मेरा प्री नहीं निकला, उस समय मुझे काफ़ी समय मिल गया था बीच में, क्योंकि जो पीएससी का जो ये विशियस साइकिल है जिसको हम दुष्चक्र बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें नई चीज़ सीखने से रोकता है, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता। अभी हमने देखी होगी लास्ट 2-3 सालों में कितनी एग्जामें लगातार हुई है, उस बीच बच्चों को सीखने का मौका नहीं मिल पाया। बहुत बच्चे बार बार मेंस दिए लेकिन उनके मेंस नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों पर काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मुझे 2020 में जैसे प्री नहीं निकला तो मुझे लगभग 1 साल मिला जिसमें मेरे पास कुछ और करने को नहीं था। 2019 का इंटरव्यू था, उसके लिए आंदोलन भी चल रहे थे लगातार, और 2020 में प्री नहीं था तो मुझे ये लोड नहीं था कि मुझे मेंस देना है, क्योंकि समय बहुत कम मिल पा रहा था। तो मुझे 1 साल पूरा मिला है जिसमें मैंने अपने जो भी कमियां थी, क्योंकि मेंस मेरा 2019 में उतना तैयार नहीं था जितना मैंने 21, 22 और 23 में तैयार किया। तो लगातार मैंने उस बीच में यही देखा कि सबसे पहले मैंने सिलेबस को अच्छे से ओवरव्यू किया। उसमें मैंने देखा कि कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस सिलेबस ने मुझे एक तो अपना बेस तैयार किया अपने नोट्स बनाने में, कि मुझे पता था कि हर टॉपिक के मेरे पास एटलीस्ट 2 पेजेस के नोट्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत बच्चों से बात की, उन्हें नोट्स बनाना ही नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल कि नोट्स कैसे बनाए? वो पढ़ते हैं, वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन बस पढ़े जा रहे हैं। बुक्स उनके रूम्स में इतनी इतनी ढेर लगी हुई है, लेकिन वो बुक्स कुछ काम की नहीं सर, अगर हम उसे रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और रिवाइज करने के लिए बुक्स नहीं सर, नोट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक बेसिक नोट्स बनाने चाहिए। इसको नोट्स को ही आप सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट में आप लिख रहे हैं, एक प्रकार से सिनॉप्सिस ही है ये। नहीं सर, नोट्स तो मेन नोट्स होते हैं सर, जो एक बुक से बनाए जाते हैं, बुक से बनाए जाते वो हैं। एक मेन नोट्स हो गए सर। हाँ, ठीक है। जो अच्छे थोड़े मतलब हेवी होंगे, डिटेल्ड होंगे। डिटेल्ड होंगे। उसके बाद में सर एक सिनॉप्सिस होता है जो एकदम क्रिस्पी फॉर्म होता है सर नोट्स का। मतलब मेन जो पॉइंटर्स होंगे सर हमारे किसी भी टॉपिक के, वो हमने उसमें मेंशन किए होंगे, क्योंकि सर सिनॉप्सिस हमें एग्जाम के एंड टाइम पर काम आता है। एंड टाइम मतलब लास्ट में अगर 1 घंटा बचा है, 2 घंटे बचे हैं, तो उस बीच में हमें पूरा सिलेबस तो हम पूरे नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते। उस बीच में सर हमें जो मेन पॉइंट, जैसे 3 महीने बाद मेरा मेंस है सर, अब आज मैंने कुछ करंट में अच्छा इवेंट पढ़ा और मुझे लगा कि ये मुझे मेरे आंसर में ड्रॉप करना है इसको, और उस समय मुझे, आज तो मैंने लिख लिया उसको अपने नोट्स में, लेकिन उस समय मुझे वो क्लिक नहीं किया। तो वो मेरा जो 3 महीने पहले पढ़ा हुआ जो करंट डाटा था, जो मैं चाह रहा था कि इस आंसर में पुट करूं, वो मुझे वहाँ रिकॉल ही नहीं होगा। वो मुझे रिकॉल तब होगा जब मैं उसको 1-8 घंटे पहले उसको पढ़ के गया। तो सिलेबस में सर सिनॉप्सिस बनाने के लिए या तो अपन हैंड रिटन भी बना सकते हैं। मैं करता था सर, जो अपना सिलेबस है, सिलेबस का ही प्रिंट आउट निकाल के उसी पे हर टॉपिक के ऊपर एकदम छोटे छोटे अक्षर में जो मेन बिंदु होते थे, या तो करंट डाटा हो या मेरे नोट्स का जो मेन ऐसी हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो जो मुझे पुट करना है, वो मैं वहाँ लिख लेता था। ताकि जैसे ही मैंने अभी 1 घंटे पहले किसी टॉपिक को सिनॉप्सिस जो थे तैयार उसमें पढ़ा, और जैसे एग्जाम हुआ और वही टॉपिक क्वेश्चन आ गया, तो मुझे वो पॉइंट वहीं पे क्लिक हो जाएगा सर जो मैंने तैयार किया था। तो सिनॉप्सिस सर एंड टाइम के लिए वो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं सर, वो नोट्स टाइप नहीं होते सर, वो आपने बनाया है, आपको ही समझ में आएगा।
तो वो चीज़ बच्चों को करना चाहिए जो मुझे 2022 और 23 के मेंस में पता थी कि सिनॉप्सिस का क्या योगदान होता है, वो 19 और 21 के मेंस में मुझे नहीं पता थी। सिनॉप्सिस जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, ये भी बहुत मुझे नहीं बढ़िया। पता थी सर। तो धीरे धीरे मैंने इंप्रूवमेंट किया है सर समय के साथ। और एक वो सबसे अच्छी बात सौरभ आपने क्या बोली अभी, सॉरी मैं टोक दिया आपको। आपने ये कहा कि मुझे 20 के बाद जो समय मिल गया, हाँ तो जैसे मैं अगर आज देखूं, आपने कहा लगातार हाँ 5-6 एग्जाम आपने हुए, बच्चों को जी समय नहीं मिला। अभी भी अगर कोई सिविल सेवा में जाना चाहता है, अब जी चूंकि सर अगला एग्जाम अगली फरवरी में होगा, अभी 16 जी फरवरी सर का पेपर हो चुका है, इसके बाद हाँ में अगला एग्जाम आपका अगली फरवरी में जी होगा। सर तो ये जो 1 साल का टाइम अभ्यर्थी के पास में है, क्या यही टाइम है जो उसे सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए? जी सर, यही सबसे महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि 2026 को अभी लगभग एक साल बचा है सर। अब एक साल एमपीपीएससी का एक एग्ज़ाम सर पूरा प्रोसेस होने में एक साल लेता है और एक साल ही इसकी तैयारी में भी लगता है सर। एक साल में आप सिलेबस, उसके नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स और उसके सिनॉप्सिस और प्रॉपर रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें सर कंप्लीट करने में कम से कम एक साल का समय तो लगता ही है सर। और उसके लिए एक प्रॉपर अगर आपकी स्ट्रेटेजी हो, एक प्लान हो, तभी ये चीज़ संभव है, नहीं तो एक साल भी सर पंचवर्षीय योजना में तब्दील हो जाता है। ये हमने भी देखा है सर। ओके ओके। जी स्ट्रेटजी से क्या आप समझते हो, स्ट्रेटजी का एक तैयारी में क्या रोल होता है? सर, स्ट्रेटेजी मतलब इसका मेन रोल तो यही है सर कि आपको टाइम लिमिट में चीज़ें करने के लिए आपको मजबूर कर देती है सर। अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि हाँ मेरे पास 6 महीने हैं, 6 महीने में मुझे ये चीज़ें कवर अप करनी है और उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि इतने घंटे आज मैं इस चीज़ को दूंगा, एक हफ्ते में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, एक महीने में इतना करना है, तो उसकी आपके पास प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी सर, स्ट्रेटेजी होगी, तभी आप वो चीज़ उस टाइम लिमिट में कर पाएंगे। नहीं तो सर लोग 6-6 महीने तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं सर, जो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट होगा उसी को लेके बैठे रहते हैं सर। तो मुझे लगता है कि आपको एक सब्जेक्ट पे पकड़ ना करके सारे विषयों पर थोड़ी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए सर, एटलीस्ट इतनी हो कि आप उनके आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओ। तो मुझे लगता है सर यही स्ट्रेटजी का रोल है सर, कि आपको टाइम लिमिट में बांध देती है सर वो। और वो ऐसा क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, पढ़ना ये है, भी कैसे बताता पढ़ना है। है, उसमें ये भी आपको पता रहता है कि कहाँ से कितना पढ़ना है। मेन चीज़ यही सर कि बच्चों को ये नहीं पता कि कहाँ से कितना पढ़ना है। बच्चे एक टॉपिक को जो 3 नंबर में आने वाला है ना, उसको वो 3-3 घंटे तक पढ़ रहे हैं। जबकि जो बड़े मार्क्स में सर 10 नंबर में आने वाला है, जहाँ पे आपको 2-2 पेज लिखने हैं, वहाँ पर वो मात्र 5-5 मिनट टाइम देके मतलब आगे बढ़ जा रहा है। तो वो बच्चों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ के क्वेश्चन मतलब मोस्ट पीएससी के भी जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि जो उनको पता है कि यहाँ से हर बार जैसे समाज सुधारक आंदोलन से क्वेश्चन हर बार फिक्स है सर। फिर भी बच्चे उसको इतना ध्यान नहीं देके वो ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया। तो बच्चों को सबसे पहले तो सर सिलेबस का ही वो पता होना चाहिए कि कौन से सिलेबस का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ सर या तो आप किसी के गाइडेंस से सीखिए या खुद ही फिर उसको ओवरव्यू कीजिए लास्ट ईयर के पेपर्स को, वो भी। ये बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेजी माध्यम से रहे जी हैं, सर। और कई बार इंग्लिश मीडियम का बच्चा जब आता है ना, वो बड़ा परेशान होता है कि मेरे पास में कंटेंट नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं है। जी आपने इस चुनौती का कैसे सामना किया? सर, सबसे पहले मेरा इंग्लिश मीडियम था सर। स्टार्टिंग में हमने बुक सर्च करी मार्केट में, तो एमपी जीके की सर एक भी उस टाइम एक आध कोई बुक मिली होगी, अभी तो मैं नाम भी भूल रहा हूँ, मैग्रो हिल्स की या किसी का पब्लिकेशन था। उसके अलावा मुझे एक भी हिंदी मीडियम की एमपी जीके के लिए खास तौर पे एक भी इंग्लिश बुक मीडियम की? अवेलेबल नहीं थी। और उस समय हमें यही लगा कि यहाँ पर तो फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, और हमारा इंग्लिश मीडियम था सर, तो हमें बाकी और विषयों के लिए भी इतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपने माइंड को ऐसे ही प्रिपेयर किया कि अब जो है उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जो मार्केट में बुक मिली वो सर लेते गए। जैसे एक बुक को आधार बना लिया। पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि सर कौन सी अच्छी बुक है, क्योंकि मार्केट में सर 10 बुक है, तो उनमें हमने एक बुक ली, फिर कहीं वापस किसी मार्केट में गए, कोई और बुक दिखाई दी, उसमें इक्का दुक्का कुछ अलग फैक्ट होगा, तो हमें लगा नहीं नहीं ये बेस्ट है। ऐसे करके सर 10-15 बुक्स एक ही सब्जेक्ट की हो गई, और वो ढेर लग गया सर। अब उसको और पढ़ी एक भी नहीं है सर उसमें, क्योंकि कभी भी कुछ खोलो नया मार्केट में आ जाती वो बुक उठाई। तो फिर अब मैंने ऐसा प्रिपेयर किया कि अब एक ही बुक में पढ़ूंगा, उसको बेस बनाऊंगा, और बाकी बुक भी पढ़ूंगा, लेकिन उनमें जो मुझे एक्स्ट्रा लगेगा उसको अपनी उसी जो मैंने बेस बनाया जिस बुक को, उसी में एड ऑन करते जाऊंगा, ताकि जो 10 बुक है ना, इसी का निचोड़ इस मुझे एक बुक में मिल जाए, ताकि बार बार अलग बुक लेने के लिए भटके ना। और माइंड में एक चीज प्रिपेयर कर ली कि हर बुक में 19-20 का फर्क होता है, बाकी सब सेम ही है, बस एक आध फैक्ट लगा था, उसके चक्कर में हम नई बुक खरीद ले तो वो चीज़ सही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को कम किया
क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं सर, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है उससे, और हमें पता भी नहीं चलता, हम एक ही बुक कवर नहीं कर पाते। लेकिन जब आप एक बुक को आधार बना लेते हैं, तब आप ये सोचिए कि एक बुक का वो आधार बनाया, अब यही सफिशिएंट है, इसके अलावा हमें कुछ और बुक नहीं देखना है। कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन, हमें किसी टेस्ट में कुछ अलग क्वेश्चन मिलता है उस टॉपिक से, तो उसको वहीं जाके एड ऑन कर लेंगे हम। बस उस बुक को बेस बना के हमें कंटिन्यू रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि यही बुक हमें सिलेक्शन करा के देगी। जैसे टीचर्स हैं, हमारे कोचिंग्स है, कोई भी आप किसी को भी फॉलो करते हैं, आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कीजिए, आप उस पर फेथ रखिए कि हाँ ये हम इनसे पढ़ रहे हैं, ये हमें सिलेक्शन करा के देंगे। फिर आप इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि क्या होता है कि हम हर किसी से हर किसी में कुछ अलग यूनिक होगा, तो वो देख के हमें लगता है ये बेस्ट है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आप किसी को आधार बना लीजिए कि हाँ यही हमारा सिलेक्शन करा के देंगे, पूरा फेथ से उनको फिर फॉलो कीजिए। तो यही मुझे लगता है कि सर, एक तो रिसोर्सेज का कम होना, और हमारे मेंटर्स भी कम ही हो तो सर अच्छा है। ओके, यानी आप कुल मिला के अपने पास जितने सीमित संसाधन रखोगे उतना अच्छा प्रोडक्टिव आप कर पाओगे। ये वही बात हो गई कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने की जगह पर एक किताब को 100 बार पढ़ लो, जी सर, तो अपना काम हो जाएगा। जी सर। रुकिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि एमपीपीएससी में लगातार तैयारी करने वाले लोग जो 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज वही सिलेक्ट हो रहे हैं? या ऐसे लोग जो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं वो बार बार सिलेक्ट होते हैं? कोई तो मंत्र उनके पास में होता होगा ना। उसी मंत्र की खोज है जिज्ञासा। इस तैयारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बार लग के लगातार 1 साल की तैयारी। हम आपके लिए लेके आए हैं जिज्ञासा प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इंटरव्यू सिलेक्टेड मेंटर आपको सिखाएंगे सिनॉप्सिस बनाना, आंसर राइटिंग। हर महीने जहां पर आपके लिए होंगे टेस्ट, लेवल अप टेस्ट और मेंस जैसा टेस्ट, प्रॉपर तरीके से 0 से लेके 100 तक की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी जिज्ञासा के साथ में। तो अगर आप भी हमारे इन अधिकारियों की तरह ऐसे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को खुशी देना चाहते हैं, तो आज ही रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर हमारी टीम से संपर्क करें। ये जिज्ञासा बैच आपकी एमपीपीएससी की हर जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको सफलता की ओर ले जाने की गारंटी है। मिलते हैं उस ओर। जय हिंद। सौरभ, 19 का मुझे याद है कि जब 19 का रिजल्ट आने वाला था, उसके जस्ट पहले ही अपनी मुलाकात उस टाइम पे हुई थी। अचानक 19 का रिजल्ट आया और 20 की प्रीलिम्स नहीं हुई थी। वो दौर कैसा था, कैसा लगता था उस टाइम पे? सर 19 का रिजल्ट, एक तो इतने आंदोलन इतने हुए सर, इकलौता वो एग्जाम है सर जिसमें इतने आंदोलन देखे होंगे किसी ने। और 19 का आंदोलन भी सर कहीं ना कहीं अपनी जगह सही था। उसी कारण आज हम आगे के जो रिजल्ट देख पा रहे हैं कि उसका जो भी हुआ सर, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे एक तो असफलता मिली उसमें, और मुझे सुधार का मौका मिला। और 20 का सर जो प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उस बीच आप ही मुझे मिले सर, हम आंदोलन में ही खड़े थे सर। मैं आपके पास आया, मैंने पूछा सर देखिए सर ये सब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, 19 के इंटरव्यू नहीं करवाए जा रहे हैं। तो आपने एक चीज़ कही थी कि आपका जैसे 20 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है और 19 का पता नहीं आगे क्या रिजल्ट हो भी या ना भी हो, वो तो एक हॉबी है सर। तो आपने कहा था कि बाकी बच्चे तो सब 21 की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका 21 का प्रीलिम्स नहीं निकला तो फिर सबसे ज़्यादा दुखी आप ही होगे, क्योंकि आपको पता था 21 का सामने और आप यहाँ आंदोलन में खड़े थे। तो उस समय सर 1 ही महीना बचा था सर 21 के प्रीलिम्स को, और उस समय मेरी जो जर्नी है कहीं और भी जा सकती थी सर। शायद मैं पढ़ाई 21 का प्रीलिम्स नहीं निकलता और मैं शायद इस और वापस से शायद उतना आ नहीं पाता। आज डीएसपी बन के बैठा हूँ, लेकिन इस तरह में मतलब मोटिवेट ही नहीं हो पाता वापस से 22-23 के लिए उतना पढ़ने के लिए। तो वहाँ से सर जो मेरी जर्नी का जो सर दिशा मिली मेरी जर्नी को, वो कहीं ना कहीं आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में हम बीच में कहीं ना कहीं टकराते रहे। जब भी मेरा मतलब मोरल डाउन होता था, पता नहीं आप कहीं ना कहीं टकरा जाते थे। कभी सर वो बघेली समोसे पे, कभी मैं खुद कोचिंग में आ जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस भी इस बीच रहा है सर। नहीं हो, देखो मैं यही कहता हूँ सौरभ कि सफल स्टूडेंट होता है। जी सर। बस ये जरूर एक मेंटोर के तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका स्टूडेंट अगर भटक रहा है तो उस टाइम में थोड़ा याद दिलाता कि भैया अभी आपके पास सेलेक्ट नहीं हुए हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो, आप मेहनत कर चलो। और वही चीज़ हुई। तो ये बिल्कुल बड़ी बात है कि उस समय आपने जर्नी चेंज की। आज यहाँ बैठे हो, मुझे लगता है अभी बार बार बैठेंगे। मैं ये विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग दोबारा बैठेंगे और दोबारा चर्चा करेंगे। सौरभ, प्रीलिम्स जो है ये कई बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, जी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत डर भी लगता है। आप भी उसको फेस कर चुके हैं एक बार।
प्रीलिम्स में बेसिकली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त? सर प्रीलिम्स से तो मुझे भी सर आज भी डर लगता है। अगर आज भी अगर मैं कभी आगे कोई एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे प्रीलिम्स में हमेशा डर लगेगा। हालांकि अब नहीं दूंगा मैं एग्जाम पीएससी का तो। लेकिन प्रीलिम्स में सर मुझे लगता है कि हमारी जो गलतियां होती, जितने भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें सर उनका मेन जो कमजोरी रही होगी सर वो वही होगी सिली मिस्टेक्स। मतलब हर कोई बच्चा सर 70 से 75 क्वेश्चन अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहा है तो 70 से 75 के आंकड़े को इजीली टच कर देता है। लेकिन वही सर जो सिलेक्शन के लिए जो सर 3 से 4 क्वेश्चन जो वो सिली मिस्टेक्स करके आएगा, वो यही बताएगा कि मेरे ये 3-4 अगर सही हो जाते तो शायद मैं मेंस लिखता। तो मुझे लगता है सर वो सिली मिस्टेक्स को मतलब उन पर अगर वो काबू पा लेता है कि सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही है तो वो इजीली हर बार प्रीलिम्स निकाल सकता है। उसके लिए सर मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि प्रॉपर रिवीजन, एक तो सर सिलेबस का प्रॉपर रिवीजन। बच्चा डीप में जाके इतनी गहराई में चीज़ें पढ़ लेता है, लेकिन जो जो चीज़ें ऊपर से पूछी जा रही हैं, जैसे भेल का क्वेश्चन सर 3 बार आया है, मेरे एक दोस्त ने 3 बार गलत किया है। हाँ वो मतलब वो इतना वो और सिलेबस में लिखा हुआ है फिर भी वो गलत करके आ रहा है, इंडस्ट्रीज लिखी हुई है ये वो। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है बच्चों का, तो कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं एग्जाम के हॉल में हमें दिखाई देती है, और वही उसी प्रेशर में गलती हो जाती है। प्रेशर में गलती हो जाती है, वो कंफ्यूजन के कारण गलती हो जाती है। उसे पढ़ा हुआ होगा लेकिन उसने एक ही बार पढ़ा है, अगर उसने 2 या 3-4 बार एक ही चीज पढ़ी होगी तो उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा और वो वहाँ टिक करेगा। दूसरी गलती सर ये करते हैं कि हम पहले जो टिक करते हैं, पहले पूरा पेपर सोल्व किया, फिर वापस से हम पता नहीं क्यों उन्हीं क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमने इजीली सही कर दिया था, लेकिन वहीं पे कंफ्यूजन। तो हमें दोबारा जाके उस क्वेश्चन को मतलब चेक करना ही नहीं है, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। ये तो मतलब मैंने 19-20 में तो बहुत क्वेश्चन चेंज किए थे। मतलब मैंने 10-10 क्वेश्चन सही पहले टिक किए थे, और फिर सारे उसके बाद गलत। दूसरी बार गए तो सारे गलत करके आ गए। बहुत बढ़िया। तो मैं 21, 22, 23 में मैंने इसी बात का ध्यान रखा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने जो एक बार लकीर खींच दी, टिक कर दिया, तो फिर वो मुझे कुछ भी भले ही गलत हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। और 21, 22, 23 में मैंने यही किया सर। जो मैंने पहले टिक किए थे ना, तो वो लगभग 90% सही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपना आंसर नहीं बदलना है, क्योंकि आपको अगर वो क्लिक हुआ एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सेव होगा कि ये वो क्लिक इसलिए हो रहा है ना सर कि आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं तो वो वही आंसर क्यों आपको पहली बार में क्लिक हो रहा है और आप टिक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप पे ना मतलब काबू रखना है कि हमें वापस से जाके आंसर को काट के वापस दूसरा टिक नहीं करना है। तो इससे भी सर बहुत सारे क्वेश्चन सही होने की उम्मीद रहती है। मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं, वो यही कहते हैं कि वो 2-3 क्वेश्चन तो वो ये भी बताते हैं कि पहले सही टिक किया था, फिर पता नहीं क्यों गलत कर दिया। भाई मेरे आप जो बता रहे हो ना, जितनी सहजता से बता रहे हो ना, ये लगभग हर स्टूडेंट का दर्द है। जी सर। और आपने जिस तरीके से भी बता दिया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। यहीं से समझ में आता है कि आपने इस एग्जाम को सिर्फ किताबी नहीं बनाया है, आपने इसको समझा है जी सर। कि ये एग्जाम है क्या, इसमें कहाँ गलतियां होती हैं, और आपने अपने हर असफलता को एक अपने लिए सीढ़ी बनाई। और आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से सुन के, अगर कहीं गलती से 19 में सिलेक्शन हो जाता किसी छोटी मोटी पोस्ट पे, तो शायद ये सुधार नहीं हो पाते। जी सर। मुझे लगता है मुझे 3-4 साल हो गए थे, मैं सोचता कि अब काफ़ी समय हो गया है, अब इसी पे संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा आज भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो 3600 ग्रेड पे सिलेक्टेड है, और वो शायद आई थिंक अब उनका हो गया है, वो मान चुके हैं कि अब बस हम यहीं तक ठीक है, वो आगे अपग्रेड भी नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही होता सर कि इतने साल दे दिए हैं तो मेरे अंदर एक तो सुधार का वो नहीं आता, ऊपर से मैं उसी पोस्ट पे संतुष्ट होकर वही कंटिन्यू कर रहा होता। तो मुझे कहीं ना कहीं रहा कि चलो फेलियर मिला तो मुझे कहीं ना कहीं और आगे होप रही कि नहीं और बेटर करेंगे और सिलेक्शन तो लेके रहेंगे, तो वो लगे रहे। तो फेलियर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको हो सकता है बड़ी चीज़ के लिए आप फेल हो रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि अगर 19 में मैं अगर कुछ छोटी पोस्ट पे होता तो मैं आज शायद इस पद पर नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी अच्छी रही सर। नहीं मतलब मैं एक लाइन बोलता हूँ अक्सर कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं। और मुझे ये लग रहा है कि आपने इस चीज को मूर्त रूप दिया है। कई बार लोग इस बात को सुन जरूर लेते हैं, कई बार मुझे ये समझ में आता है कि मैनिफेस्टेशन एक चीज होती है, आप भी जानते होंगे। हमें अधिकारी बनने के पहले खुद को अधिकारी सोचना पड़ता है या वैसा बोलना पड़ता है। आप कहाँ तक इस चीज को मानते हैं? सर मैनिफेस्टेशन तो सर मैं जब 2019 में आया था तब मुझे किसी ने तो कहा था कि आप अभी से अधिकारी अपने आप को समझो, और आप बाहर निकलते हो जैसे ही तो आप बाहर जितनी भी समस्याएं चुनौतियां आपको दिख रही है उसको ऐसे डील करिए कि आप अधिकारी खुद हैं।
तो आप उस चीज़ के जो आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के बारे में सोचना ही वैसे स्टार्ट कर देंगे सर। जैसे आप बाहर निकले, आपको ट्रैफिक की समस्या दिख रही है, तो अब आप खुद सोचिए कि आप नागरिक नहीं हैं, आप अधिकारी हैं और आपका ही काम है कि ट्रैफिक को अब कैसे मैनेज किया जाए। तो उस टाइम अगर हम सोचते हैं कि ट्रैफिक को सुधारने के लिए ये कदम मैं उठाऊंगा, वैसे ही हमारी एग्जाम्स में जो हम सिलेबस देखते हैं उसमें अधिकतर समस्याएं दी हुई हैं। करप्शन एक समस्या दे रखी है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर दे रखा है, जितनी भी सर चीज़ें समस्याएं दे रखी है सर उसमें। तो हमें उन समस्याओं पर ही काम करना है, इसलिए हमें अधिकारी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर स्टार्टिंग से अपने प्रिपरेशन के दौरान से अगर ये मान के चले कि हम अधिकारी हैं, माइंडसेट हमारा अधिकारी वाला होगा, तो हम हर चुनौतियों को वैसे ही देखेंगे सर कि हम अधिकारी हैं और उसको डील वैसे ही करेंगे। आम नागरिक की तरह डील करेंगे तो हम दूसरों के भरोसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन अगर अधिकारी की तरह सोचेंगे तो हम खुद ही कदम उठाएंगे, हम सोचेंगे। वैसे ही हमारे फिर आंसरों में भी वही चीज़ लगती है सर कि हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें लिखते हैं ना, वो ज़्यादा मुझे लगता है नंबर दिलाती है बजाय रटी रटाई चीज़ों के। तो हमें एक तो जो भी चीज़ें चल रही है सर उस अपने आसपास अपने को एक गुड ऑब्जर्वर बनना है कि हमें जो भी चीज़ें चल रही हैं देखना चाहिए और उसके लिए क्या किया जा सकता है, समुदाय वो प्रयास करने वाली चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए और वही आगे चल के काम भी आएगी सर जब हम बहुत बढ़िया। अब इससे मुझे समझ में आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का लिया, जी सर। आपने करप्शन लिया। कई बार मैं ये देखता हूँ कि बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में इतना खो जाता है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिखा भी बहुत रहे हैं, आपके नजरिए को बदल रहे हैं, जी सर। और दूसरा आपको नंबर भी बहुत अच्छे देते हैं। जी सर। आपको ऐसा लगता है क्या कि पूरे सिलेबस में कई बार ऐसा होता है कि आधा अधूरा पढ़ के ही हम सफलता के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं? जी नहीं सर, मुझे लगता है कि जो 6 पेपर हैं सर, वो ओवरऑल ही आपका स्कोर तय करते हैं। वो आपको मेरिट में लाने के लिए सारे पेपरों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में इतना हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि जो लास्ट के 3 पेपर है उनका वेटेज कहीं ना कहीं अगले 3 पेपरों के बराबर ही है। क्योंकि लास्ट के 3 पेपर में बच्चा जहाँ हिंदी में 150-150 स्कोर कर देता है सर, वहीं पे जो जीएस पेपर है उनमें वो 100-120 तक सिमट जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लास्ट के 3 पेपर जो समय की डिमांड कम कर रहे हैं सर, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनका हिंदी में स्कोर ही सर 100 टच नहीं हो रहा है, वो 80-90 पे। और जो कुछ बच्चे तो सर ऐसे भी मुझे मिले थे, आजकल तो प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन ऐड हो गया है, नहीं तो जो 2019 के पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें सर ऐसे में बच्चे वो नहीं कर पा रहे थे, डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। 38-35 मार्क्स ला के वो वहीं पर सीमित हो, हालांकि उनके जो पहले पेपर है उनमें इतना स्कोर था कि वो अच्छे पदों पर जा सकते थे, लेकिन लास्ट ऐसे में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम थे वो उस पर काम ही नहीं करते थे। बहुत बढ़िया। तो मैंने तो अपनी सर हिंदी पे भी काफ़ी काम किया, क्योंकि मेरी हिंदी वैसे इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश मीडियम से आए थे, लेकिन धीरे धीरे सर उसको भी इम्प्रूवमेंट किया। अभी लास्ट के जो 2 अटेम्प्ट दिए मैंने 22 और 23, इसमें मेरा लास्ट के 3 पेपरों पे मेरा काफ़ी उस पर मैंने वर्क किया है सर, तो उसके कारण सर मेंस में स्कोर भी बढ़ता है। और मुझे लगता है सर मेंस के दम पे आप सिलेक्शन लेते हो, बाकी इंटरव्यू और ये सब तो लक पे बेस्ड है, उस पर भी आप मेहनत करो हो सकता है, लेकिन वो लक वाले फैक्टर आ जाते हैं सर वहाँ पर कि आपका दिन कैसा था, आपका किस टाइम पे इंटरव्यू हो रहा, आपका बोर्ड किसका था, हर चीज़ वहाँ पर फिर मैटर करती है सर। लेकिन मेंस में पूरी आपकी मेहनत होती है, अगर जो मेंस में मेहनत करेगा वही अच्छी हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता सर फिर। और आप उसका एक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने चर्चा कर दी, आप वो व्यक्ति हैं जिनको इंटरव्यू में इतने कम मार्क कर दिए, क्यों दिए नहीं पता, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूं कि एक प्रकार से बाहर होने की संभावना थी, और फिर भी आपने लगभग राज्य सेवा की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट उठाई है। मतलब मेंस पे आपकी कितनी ज्यादा पकड़ थी। और अभी जब हम लोग बाहर चर्चा कर रहे थे, आपने मुझसे एक लाइन बोली कि सर 23 ऐसा गया है, अगर 50 भी देंगे ना तो भी हम देख लेंगे कैसा क्या होना है, क्या चीजें। तो ये मेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू बहुत ज्यादा निर्धारक नहीं बन सकता है, बहुत कम नंबर पाके भी व्यक्ति डीएसपी उठा सकता है, डीसी बन सकता है, अगर आपकी मेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। सर लिटरली बता रहा हूं कि आप जितनी सादगी के साथ में, सिंप्लिसिटी के साथ में मेन कोर पॉइंट्स बता रहे हो ना, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 3 पेपर लास्ट के महत्वपूर्ण है। सालों मुझे चिल्लाते हो गई ये बात, आपने भी सुनी होगी कई बार कि लास्ट के 3 पेपर को आप कवर कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दिए, ज्यादा नंबर आएंगे। बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता है। जी सर। और अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में मेरे बच्चों के सामने क्या चुनौती आती है कि जो आपने कहा था कि हाथ ही नहीं चलता है। जी सर। तो आंसर राइटिंग शुरू करने का एक सही समय क्या होता है? तब जब आप पूरे पेपर को पढ़ ले तब, या आप पार्ट वाइज आपने पढ़ लिया है, आप जितना आपने पढ़ा है उतने का आप आंसर लिखो आगे बढ़ो, या क्या पैटर्न अपनाना चाहिए? सर जैसे आपने अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात की उसमें आपने खुद ही मेंशन किया कि आप
जितना 1 महीने में जो भी सिलेबस होगा वो कवर करवाएंगे जितना होगा। उसके बाद आप उसी मंथ में उसी टॉपिक से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और उन्हीं पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मुझे लगता है सर वही सही तरीका है कि आप पढ़ते चलें और लगातार आंसर राइटिंग का कोई सर समय नहीं होता सर। आप जिस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सर उसके तुरंत बाद आप उसी टॉपिक से आए हुए या तो पीवाईक्यू या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सर उन पे आंसर राइटिंग शुरू कर दें। क्योंकि सर हम सोचे कि पहले मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए या फिर आप सोचे उसके बाद हमारा रिवीजन हो जाए। तो आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ सर जिसको बच्चा टालम टोल करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन यहीं पर होता है सर। टालम टोल की जो आदत होती है बच्चों की कि कल से करेंगे परसों से करेंगे और वो टाइम आ नहीं पाता है सर। ऐसे करते करते प्री आ जाता है। अब प्री में बच्चे ने काफ़ी मेहनत करी होगी प्री निकाल लेगा, लेकिन जैसे प्री देता है उसके बाद वो टेस्ट सीरीज में जाएगा या कहीं भी जैसे ही आंसर लिखना शुरू करता है उसका हाथ वहीं रुक जाता है। वो मतलब उसके थॉट्स वो नहीं हो पा रहे, मतलब थॉट्स आ रहे हैं लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हाथ नहीं उठा पा रहा है। तो वो तभी होता है सर जब उसने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। और आंसर राइटिंग सर बिना प्रैक्टिस के आप इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। आपको उसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगी और वो इम्प्रूवमेंट होते जाता है सर। एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको इम्प्रूवमेंट करना है उसमें सर, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपना मेंस में बेहतर दे पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर सर आंसर राइटिंग जब हम करते हैं सर हमें पता होता है कि इस यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन वहाँ तो सर पूरा पेपर होता है। तो वहाँ तो कहीं से भी कुछ भी आएगा। तो वहाँ पर एक आपका माइंडसेट अगर वैसा नहीं हो कि कुछ भी क्वेश्चन आने वाला है और हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम वहाँ पर भी सर बस सोचते रह जाएंगे। और वहाँ पर सर एक एक मिनट कीमती होता है। वहाँ 1 मिनट निकला कि आपके 2-3 नंबर गए, इस तरह से चलता है। तो वहाँ पे तो आपका हाथ रुकना ही नहीं है। तो इसलिए आप पहले से अगर प्रिपेयर्ड हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है सर। आप जब आपने तैयारी शुरू की उसी टाइम से आप लिखना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में सर पहले दिन हो सकता है आपका आंसर इतना अच्छा इतना बुरा हो कि आप आज हम भी नहीं दिखा सकते अपने आंसर। जो सिलेक्टेड भी होंगे सर आप उनसे पूछे कि आप पहले दिन जो आपने कॉपी लिखी थी वो दिखाइए, वो नहीं दिखाएगा सर। क्योंकि इतना वो खुद ही पढ़ के हमें लगता है कि कैसे बन गए हम लोग। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ है कि हमें स्टार्ट तो करना चाहिए। एक बार स्टार्ट कर दिया सर ऑटोमेटिक रास्ते खुलते जाते हैं और आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ों की कमी है, आप उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सिया बज जाते सिल पर होत निशान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ, एक चीज़ और होती है बच्चों के बीच में कि वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज लिख लेंगे उसमें काम चल जाएगा। बट मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस मैच है। वो प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना चाहिए, फिर आपको टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए। आप इसको कितना मानते हैं? जी सर, आपको मतलब जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा। आपको खुद ही रिवीजन करना है, आपको खुद ही इनोवेटिव आइडियाज़ लाने हैं अपने आंसर के लिए। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे सेम बुक से पढ़ रहे हैं, सेम नोट से पढ़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें दूसरों से अच्छे नंबर मिले। तो वैसा नहीं होगा सर, क्योंकि सबको सेम ही मार्क्स मिलेंगे अगर आप सेम ही चीज़ें लिख रहे हो। आपको खुद के अंदर भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ेंगे कि आपके आंसर में क्या चीज़ डाली जाए। जैसे मैंने सर किया था कि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से मैं यही कर रहा हूँ कि अपने मेंस में जो मेन बॉडी है उसमें जनरल आंसर सभी लिखते हैं कि आपने इंट्रो दे दिया, मेन बॉडी दे दी, कंक्लूजन जो आपके पास बेसिक डाटा है। लेकिन जैसे थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर है, इनमें हम थोड़ा अपना इनोवेटिव आइडिया डाल सकते हैं। जैसे मैं करंट अफेयर डेली पढ़ता था, तो करंट अफेयर में मैं कुछ चीज़ें अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ करंट में आया तो उसको वहीं पे एड ऑन कर लेता था। और जब अपना आंसर जब लिखते थे तो वहाँ पर एक अलग से एक बॉक्स बना के उसमें करंट का डाटा, जैसे करप्शन आया तो करप्शन के बारे में बेसिक लिख दिया, लेकिन एक अलग से बॉक्स बना के उसमें लिख दिया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इस साल इंडिया की ये रैंक आई है। इस तरीके से कुछ भी करंट जो मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड पता हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अलर्ट सिस्टम आया हो या कुछ भी आया हो, तो वो उसको हम वहाँ पर मेंशन करते रहते थे। तो वो जनरल आंसर जो होता था वो आपका थोड़ा उसमें एनहांस हो जाता था और वो फिर नंबर भी आपके एनहांस हो जाते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि ऐसे इनोवेटिव आइडियाज बच्चों को खुद ही जो दूसरों से यूनिक हो उसके लिए तो उसे खुद ही काम करना होगा। बाकी तो सर आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इसलिए हम करते हैं कि हमारा हाथ चलते रहे, हम टाइम लिमिट में अपने आंसर को कवर करें, बस वो वही चीज़ कर सकती है। लेकिन जरूरी नहीं सर कि हम टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रियल एग्जाम में भी करें। ऐसा भी होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा टेस्ट के टॉपर अक्सर बाहर होते हैं और जो पता नहीं होता है वो टॉप कर जाता है। ऐसा अक्सर होता है सर। ऐसा होता है, बहुत सी बात। माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर, मुझे जो लगता है माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और करंट की भी आपने चर्चा की, तो करंट में कई बार बच्चा ये पूछता है सर करंट हमें डेली पढ़ना चाहिए, जैसे आपने कहा आप डेली पढ़ते थे, डेली पढ़ना चाहिए तो कहाँ से रिसोर्सेज क्या रखते थे आप उसके? सर जैसे एक तो मेरा रिसोर्स होता था जो अपना एमपी का जो भी दैनिक भास्कर या जो भी आप डेली पढ़ते हो उससे एटलीस्ट एमपी की अपने को खबरें जो भी करंट में कुछ चीज़ें हो रही वो पता चल जाती है। सर 5 मिनट लगता है उसको पढ़ने में। दूसरा सर द हिंदू तो नहीं मैं पढ़ता, लेकिन मैं उसके एडिटोरियल वीडियोस डले होते हैं मैं उनको देख लेता था सिर्फ कि
नेशनल लेवल पे ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं तो बड़े बड़े सर राइटर्स ऑथर्स लिखते हैं उसमें, तो उनका माइंडसेट पता चलता है कि किसी टॉपिक को लेके उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो एडिटोरियल में देख लेता था। और इसके अलावा मेरी हिंदी अच्छी करने के लिए मैं जनसत्ता के एडिटोरियल पढ़ता था, पूरा पेपर नहीं पढ़ता था, सिर्फ एडिटोरियल। उससे भी करंट डाटा एडिटोरियल से सबसे अच्छा डाटा निकलता है सर। बैठे बिठाए हमें इतना रिसर्च वर्क बैठे बिठाए मिल जाता है सर, क्रिस्पी फॉर्म में। तो मुझे जो लगता है कि ये 3 सोर्स थे मेरे, कि एक तो दैनिक भास्कर पढ़ लेते थे ऊपर ऊपर, उसमें रोज की 1-2 अगर इंपॉर्टेंट हेडिंग आती, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं आता। लेकिन अपडेटेड रहना भी सर इस लाइफ में, इस जर्नी में बहुत अपडेटेड, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि नेशनल राज्य लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए, चाहे हमारा प्री का टाइम हो या मेंस का। अगर पढ़ रहे हो और अगर हमारे सिलेबस से रिलेटेड, और हमें पूरे टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड कुछ आया है क्या करंट में। जैसे कि अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जरूर देखिए, क्योंकि हमारे प्री में स्पोर्ट्स का अच्छा रोल है, लेकिन मेंस में नहीं है। तो मेंस में उधर ध्यान ना देके हम ये देखें कि हमारे टॉपिक एनवायरमेंट जैसे टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से कुछ आ रहा है क्या, या साइंस में कोई नई डिस्कवरी हो रही है, या कोई प्राइजेस मिल रहा है। आजकल नोबेल प्राइज भी एड कर दिया था लास्ट टाइम। तो हमें बस वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। अन्यथा हमें बाकी कोई भी राजनीतिक समाचार है या कुछ भी ऐसा जो हमारे सिलेबस में हमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है हमारा कंप्लीट करने में, तो हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। हमें मतलब उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमारे काम की है। और कभी कभी बोलते हैं ना सर, सेल्फलेस ग्रोथ के लिए सेल्फिश होना बहुत कोई जरूरी बुरी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, उतना ही करो जो हमारे काम का है, बाकी थोड़े टाइम के लिए बाकी चीज़ें छोड़ दो। टॉपर्स कैसे बनते हैं वो आपसे सुन के पता चल रहा है। आपने ये कहा हर जगह आप लाइन पे बोल रहे हो कि मुझे अगर कुछ भी देखना है जो आपने मुझे बताया, तो आपने देखा ये देखा हुआ मेरे सिलेबस की लाइन में कहाँ अटैच हो रहा है। जी सर। आप बाहर अगर कोई घटना देख रहे हो तो आपने देखा मेरे सिलेबस में कहाँ पे काम हो रहा है। वो जो एक भूख है, जिज्ञासा जिसको मैं बोलूंगा, जिज्ञासा वो वर्ड होता है, वो जिज्ञासा कि ये चीज मेरे कहाँ पे काम आ रही है, मैं उसको वहां पर रखूंगा, आगे निकल लूंगा। और इसी ने आपके अंदर वो मौलिकता दी। बहुत बेहतरीन लगा मुझे इस बात को जानकर। अगला सर, अब कई बार बच्चा ये पूछता है कि भाई सर हम 5 घंटे पढ़ें, हम 6 घंटे पढ़ें, हम 7 घंटे पढ़ें, क्या एक स्टैंडर्ड रूटीन होना चाहिए एक टॉपर के लिए? सर मुझे लगता है पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं होता है। आपका जो शेड्यूल है आपने बनाया है कि आपको आज इतना इतना कवर करना है, वो जब तक कवर ना हो सर तब तक मत उठिए। मैं तो कहता हूँ सर, या उठिए बीच में, लेकिन रात को तब तक नहीं सोइए जब तक आपका वो शेड्यूल में जो आपने बना रखा है कि ये चीज़ें आज कवर अप करनी है वो नहीं हो रही है। तब भले रात के 2 या 3 बज जाए या पूरी रात लग जाए, आपको आपका शेड्यूल प्रॉपर कवर अप होना चाहिए। आपने जो बनाया है, आपने 3 महीने का बनाया, उस 3 महीने को आपने एक महीने में डिवाइड कर दिया है कि 3 महीने में मुझे इतना करना था, लेकिन उसको एक महीने में मैं इतना करूँगा। उस 1 महीने को पर वीक में डिवाइड कर दीजिए कि इस वीक मुझे इस महीने का जितना करना उसका 1 वीक में इतना, और रोज के हिसाब से उसको तोड़ लीजिए कि रोज के 6 टॉपिक हैं, एटलीस्ट में 6 टॉपिक कवर अप करना है। तो जब तक वो 6 टॉपिक कवर अप ना हो तब तक उठना ही नहीं है सर, या उठ भी रहे हैं तो सोना ही नहीं है जब तक, भले ही रात के 2 बज रहे हो। और अगर 2-3 घंटे में ही कवर हो रहा है तो 2-3 घंटे कवर करके फिर अपना मौज मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। घर वालों को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। आपको ऐसा भी नहीं है कि एकदम लोगों से कट आउट होना है, लेकिन ये कि आपका जो आपने डिसाइड किया अगर वो कवर अप नहीं हो रहा है तब तक आपको सोना नहीं है। उसके लिए फिर 12 घंटे भी अगर कम लग रहे हैं तो आप 15-15 घंटे कीजिए, लेकिन उसको करिए। क्योंकि उस चीज़ पे अगर आप दृढ़ निश्चय नहीं है अगर आप में उस चीज़ को लेके, तो फिर वो आपने जहाँ आज का काम कल पे टाला वो सर वो टलते ही जाएगा, वो फिर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आपने शुरुआत जब पॉडकास्ट की तो आपने कहा कि सर इतने सारे बच्चे कोचिंग से निकले, जी सर। मैं तो डर गया वहाँ पे। उस एक डर को आपने जीत में कैसे बदल दिया? जी सर, वो पहले दिन जो था माइंडसेट वो यही था कि आना है, लेकिन वो इतनी पोस्ट के लिए लाखों की भीड़ देख के तो सर डर ही लगता है कि इतनों में हम कैसे आ पाएंगे। मतलब हम तो, वो तो कुछ लिमिटेड ही आ पाएंगे ना सर, जितनी पोस्ट हो उससे ज़्यादा तो सिलेक्शन होंगे नहीं। तो लेकिन ये कि सर हम एक बार स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे हमें रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगली चुनौती क्या है, फिर हम उस पर काम करेंगे, फिर पता चलेगा अगली। अगर हम पहली चुनौती कोई नहीं अगर पार लगा पा रहे हैं या वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें आगे जाना तो फिर असंभव सी बात हो जाती है। तो एक बार स्टार्ट करना, जो फर्स्ट स्टेप लेना होता है सर, वो फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है सर। अगर जिसने ले लिया सर वो आगे बढ़ जाएगा, और जो वहाँ से पलट गया वो उसका तो कुछ था ही नहीं रोल इसमें। बहुत शानदार। तो आज जैसे कम पोस्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जी बच्चा सर। परेशान है, आप जरा क्या कहोगे उन बच्चों से कि भैया क्या करो आप? सर 158 पद आए हैं इस बार, हालांकि कम है, लेकिन 158 अगले साल तक 158 पद पर चयनित लोग भी आपको दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया। अब वो 158 लोग अगर यही सोच ले जो अभी सब सोच रहे हैं तो फिर तो किसी को नहीं आना है उस पर सर।
तो मुझे लगता है कि जो 158 पद के लिए जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, वो जो सोच रहे हैं वही सबको सोच लेके चलनी चाहिए। बाकी हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। अगर किसी चीज़ को कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि दूसरे तो कर रहे हैं। अगर यहाँ बैठा हूँ तो अभी भी कोई ना कोई लाइब्रेरी में बैठा होगा, वो किसी अच्छी उसकी तैयारी कर रहा होगा। तो सर हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे तो कर रहे हैं सर, और अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे करके वो दिखा के चले जाएंगे कि देखो हम ही थे इसके दावेदार। सौरभ, जी सर। 2018 में कॉलेज करके निकले थे, जी सर। दोस्त भी थे, जी सर। यार भी थे, जी। दुनियादारी भी थी, सबका असर पड़ता है। जी सर। क्या ऐसा किया कि सबसे अलग खड़े हो गए? सर 2018 में तो ग्रेजुएशन हुआ था, ऐसा कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है। 2018 में तो हम सोच रहे थे कि यूरोप ट्रिप करेंगे, बहुत इजी होता है ऐसा सोचा। लेकिन जैसे 2018 के बाद में बेरोजगारी वाला फेज आया सर, तब लगा कि ये सब तो असंभव सी चीज़ है। लेकिन आज वापस लग रहा है कि हाँ, जो सोचा था वो चीज़ें पॉसिबल है, मतलब करना आने वाले समय में। तो मुझे ये लगता है कि सर 2018 में मैं ये सोच के निकला था कि मुझे कैसे न करके सबसे पहले अब जॉब लेनी है, उसके बाद में मैं सोचूंगा जो भी करना है चीज़ें। लेकिन वो 2018 के बाद से सर 19 का मतलब वो पता नहीं किस घड़ी में सर ये डिसीजन लिया था, लेकिन वो 3-4 साल जो निकले ना सर, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहे। उस टाइम पे थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आए कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, ये वो। लेकिन हाँ, मतलब उस टाइम फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा। आपका अच्छा ग्रुप होता है, वो आपको सही दिशा में ही ले जाएगा। अगर आपका ग्रुप ही नेगेटिव बातें कर रहा है तो हमें वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, ये काफ़ी रहा सर इस जर्नी में, जो निरंतर आपको मोटिवेट करते नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, आप तुम में कैलिबर है, ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना, और आप जैसे गुरुजन मिल जाते थे सर, तो वो भी थोड़ा बूस्ट कर देते थे। तो मुझे लगता है कि यही सब चीज़ों का योगदान रहा है सर। नहीं, मुझे तो सौरभ जब भी मिले हो ना, वो एक जो शालीनता, और मैं आज उस चीज़ को पकड़ पा रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। वैसे 4 लोगों से भी जब मैं बातें कर रहा होता था, मान लो तुम बगल में खड़े हो तो तुम उसको भी ऑब्जर्व कर रहे होते थे, आराम से सुन रहे होते थे हमेशा। ये जो ऑब्जर्वेशन करना, सुनना और उसको ग्रेस्प करना, ये बहुत बड़ी ताकत है, बिना जज किए। जो और आज मैं समझ पाया हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि तुम हमेशा ढूंढ रहे थे कि मेरे सिलेबस में क्या काम आ सकता है, या मेरी जर्नी में क्या हेल्प कर सकता है। सोशल मीडिया आज की डेट में मुझे लगता है कि मानो सबसे बड़ा दुश्मन भी है, जी सर, कहीं दोस्त भी है। आपने इसको कैसे टैकल किया? सर सोशल मीडिया मुझे लगता है कि उसे हमें यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अपडेटेड रहते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। अगर हम यही नहीं पता करेंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो हम एकदम जब नए लोगों से मिलेंगे तो हमें लगेगा कि हम में जनरेशन गैप दिखने लगेगा सर एक समय बाद। और मुझे लगता है कि जनरेशन गैप कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ जो 1970s 80s 90 बैच के होंगे, वो आज भी कीपैड यूज़ कर रहे हैं सर। जबकि टेक्नोलॉजी कहाँ आ गई है सर, मतलब उन्हें टच स्क्रीन ये सब यूज़ करना ही नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारे अंदर नहीं आई। इसके लिए हमें निरंतर या तो अपना पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, क्योंकि उसी कारण आज हम जहाँ भी पहुँचे, आज हम जहाँ बैठे हैं, तो वो अपने पढ़ाई के दम पे ही बैठे हैं सर। तो पढ़ाई तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए, भले हमें डबल MA कर लो सर, PhD कर लो, लेकिन पढ़ाई से कनेक्टेड रहना है। उसके थ्रू हम आज की जो उस टाइम जो प्रेजेंट में जो जनरेशन रहेगी उससे भी कनेक्टेड रहेंगे। और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है सर कि उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना। आजकल आप ही बता रहे थे कि सर जैसे कोई भी फोटो डालता है तो वो अपनी बेस्ट चीज़ें ही दिखाएगा, लाइफ में उसके क्या अप्स एंड डाउन है वो चीज़ें नहीं दिखाएगा। वो अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट कहीं घूमने जा रहा है, अब वो कितनी परेशानी से वहाँ पहुँचा है वो उसको नहीं पता, कि रास्तों में कितने गड्ढे, ये वो थकान हार के। लेकिन वो वहाँ चल के जो बेस्ट जब पहुँचेगा जो डेस्टिनेशन पे, वो वहाँ की बेस्ट पिक्चर अपलोड कर देगा। अब उसको देख के दूसरे सोचेंगे यार लोग तो घूम रहे हैं और हम यहाँ बस गोले भर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिर वो डिमोटिवेट होगा, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि यार लोग घूम रहे हैं, फिर वो भी अपने दोस्तों को बोल के प्लानिंग करेगा, तो वो प्लानिंग करके वो भी पहुंचेगा वहाँ पे। फिर उसे पता चलेगा कि यहाँ पहुंचे, यहाँ तो इतना कुछ खास था ही नहीं जिसके लिए हम मतलब हाँ, मतलब ओवर हाइप चीज़ हो गई। तो फिर वो उसको रिग्रेट, अब एक रिग्रेट तो वो हो रहा है कि वो वहाँ पहुंच गया है, दूसरा रिग्रेट कि वो पढ़ाई छूट गई उस दौरान। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करते हमें रिग्रेट होता है। इसलिए दिन भर हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए सर वो बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम दिन भर मतलब अपने आप को बिजी रखेंगे तो किसी भी तरह का डीमोटिवेशन नहीं आएगा, हम हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हम रिलैक्स होकर सो पाएंगे कि चलो आज का दिन हमारा प्रोडक्टिविटी के साथ गुजरा। तो मुझे लगता है आजकल बच्चों में यही
एक चीज़ की कमी, या तो वो दिन भर पढ़ते रहेगा और फिर जैसे रूम पे जाएगा वो देखेगा कि यार बस पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुझे लगता है बच्चों को अपने शेड्यूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या तो वो नॉवेल्स पढ़ें या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहे निरंतर, या दोस्तों के साथ थोड़ा 1-2 घंटे रोज टाइम स्पेंड करें, लेकिन बैलेंस वे में पढ़ाई भी आपकी चल रही हो और बाकी चीज़ें भी। आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। साल भर में एटलीस्ट हम ये टारगेट लेके 3 से 4 स्किल में डेवलप करूँगा। चाहे वो म्यूज़िक हो, आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए 1 घंटा गिटार क्लास चले जाइए, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सीखिए, या आप में कोई स्किल, आपको ड्राइविंग नहीं आती आप ड्राइविंग सीखिए, वो भी एक स्किल है। आपको स्विमिंग नहीं आती आप स्विमिंग क्लासेस जाइए, 1 महीने में आप स्विमिंग सीखिए। मतलब कुछ ना कुछ अब मैं अपनी स्किल्स पे काम करते रहना चाहिए, और ये स्किल्स ओवरऑल आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो मैंने भी धीरे धीरे सर अपनी बीच में सर अपनी, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, डर भी लगता था पानी से, तो बीच में सर अप्रैल आया, अप्रैल में गर्मी रहती है बढ़िया, यहाँ पे तरुण सागर और ऐसे बहुत सारे पुष्कर, तरुण पुष्कर ये सब हैं स्विमिंग के क्लब, तो वहाँ जाना चाहिए सर। 1 घंटा आप जिम कर सकते हैं, जिम करिए, 1 घंटा आपको ड्राइविंग नहीं आती आप ड्राइविंग क्लास चाहिए, 15-16 दिन में बढ़िया ड्राइविंग सीखिए। तो धीरे धीरे आप स्किल्स पे भी काम करते जाए। कोई स्पोर्ट्स में आप अच्छे नहीं है तो कोई भी एक ऐसा स्पोर्ट्स चुनिए, बैडमिंटन हो गया या कुछ भी, उसमें आप रोज आधा 1 घंटा दीजिए। मतलब अपने शेड्यूल को ऐसा बनाइए कि जिसमें आप बिजी रहें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत होता है सर स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन हमें लगता है कि वो समय नहीं है, ऐसा ऐसा फील होता है, लेकिन देखा जाए तो समय बहुत होता है स्टूडेंट के पास। 24 घंटे होंगे सर, 8 घंटे से ज़्यादा कोई सोएगा नहीं, 8 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता। अगर कोई पढ़ रहा है तो सर वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि 8 घंटे वो बैठ जरूर रहा है लाइब्रेरी में, लेकिन वो 8 घंटे पढ़ नहीं रहा है। 1-2 घंटे तो कुछ और ही फालतू चीज़ें सोच रहा है, वहाँ बैठ के ख्यालों में खो गया है, या फिर हो सकता है 1-2 घंटे वो मोबाइल गाने सुन रहा है, उसको नींद आ रही है, तो 1-2 घंटे लाइब्रेरी में ही सो गया है। तो देखा जाए तो ओवरऑल पढ़ा 8 घंटे ही रहा होगा, लेकिन बैठ 15 घंटे रहा होगा, तो वो आके बताएगा मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन पढ़ने में और सर रियल में पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हमारी जो दिमाग हमारा जो बना है सर, वो इतना नहीं पढ़ाई कर सकता, वो एक लिमिट तक ही पढ़ सकता है। तो वो मुझे लगता है 8 घंटे सफिशिएंट है, और बाकी टाइम आप बाकी एक्टिविटी को दीजिए, लेकिन बैलेंस में। पढ़ाई के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे अभी मैं थोड़ा हेल्दी हो गया हूँ, तो वो तो हालांकि अब सही हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है सर कि कहीं ना कहीं अब मैं हेल्थ को लेके भी थोड़ा वो हुआ कि नहीं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, तो अब मैं अपनी हेल्थ पे काम करूँगा। अब डीएसपी बने हो तो मिठाई विठाई खाओगे तो हेल्दी तो हो जाओगे ना भाई। जी सर, बहुत वो बढ़िया। सौरभ, अभी आपने कहा कि हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए। जी सर। जैसे मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं पॉडकास्ट काफ़ी कंज्यूम करता हूँ। जी सर। कल ही मैं अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के चेयरमैन हैं, ललन टॉप के ऊपर द न्यूज़ रूम में उनका पॉडकास्ट आया। जब मैंने उनके पॉडकास्ट को देखा तो मैंने ये पाया कि कोई भी जो बहुत सफल व्यक्ति हुआ है, वो अपनी सफलता में बेसिक चीज़ें करता गया, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे उन्होंने एक चीज़ की सबसे पहले कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। जी सर। उन्होंने दूसरी चीज़ की कि मैं जो दोस्ती करूंगा वो मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करूंगा जो मुझसे ज़्यादा ऊपर बैठे हुए हैं, अब मुझे कैसे भी उनके यहाँ पे घुसना है मैं घुस जाऊंगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो एक्टिविटीज़ आपके दिमाग को खोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आता है। सर अब थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप प्रॉपरली कहाँ के रहने वाले हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मम्मी पापा कौन है, और किस तरीके से उनका पूरा रोल रहा, क्योंकि उनके बिना तो ये जर्नी अधूरी है। बताइए। सर मैं इंदौर का ही निवासी हूँ, जहाँ हम अभी शूट कर रहे हैं, और मेरी पैदाइश भी सर यहीं की है। बिचौली मर्दाना एक अब तो सर नगर निगम में आने लगा, लेकिन बिचौली मर्दाना ग्राम है सर, यहीं इंदौर के पास में ही है, इंदौर में ही है। और वहीं पर सर मेरी पैदाइश भी वहीं की है, और पिताजी हमारे जो हैं वो, उन्होंने सर मतलब साइकिल रिपेयरिंग से स्टार्ट किया था। आज 2 व्हीलर रिपेयरिंग का हमारा सर गैरेज है वहीं बिचौली मर्दाना में। और जो मम्मी है वो सर गृहिणी है, और उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा सर, क्योंकि पिताजी ने आज तक हमें सर मतलब दुकान पे हम जाते थे ना, तो मतलब बाकी दोस्तों का भी कुछ ना कुछ काम बिजनेस रहा होगा या जो भी कार्य रहा होगा, तो उनके पिताजी उनको इन्वॉल्व रखते थे वहाँ की मतलब कामों में, या गल्ले पे बैठ गए। हमें हमारे पिताजी ने गल्ले पे बैठने से मतलब आज तक बैठने तक नहीं दिया। जब भी हम घर जाते थे वो बोले थे या तो कोचिंग जाओ या पर घर जाके पढ़ो, यहाँ मत बैठो। उस टाइम हम बड़ा गुस्सा होते थे कि ये हमें बैठने नहीं देते, बाकी दोस्त तो बढ़िया दुकान पे आके बैठते हैं, काम सीखते हैं, ये हमें बैठने तक नहीं देखते हैं। लेकिन आज समझ में आता कि क्यों नहीं बैठने देते थे, क्योंकि सर उस टाइम अगर हम बैठते तो जो पैसे आते हुए हम जब देखते हैं ना, जब पैसा हाथ में आता है तो हमें फिर पढ़ाई से मन उठने लगता है। हमें लगता है कि नहीं पैसा हाथ हो रहा है, यही चीज़ करते हैं। लेकिन वो न उस चीज़ से जब हमें दूर रखा ना, पैसों से दूर रखा कि अभी से कमाना अगर सीख जाएंगे ये तो फिर ये पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता पिताजी ने हमेशा वो जो चीज़ करी थी वो कहीं ना कहीं सही थी, मुझे आज लगता है। और मम्मी पापा का हमेशा से फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है।
पिताजी का कभी फ़ोन आता है तो पिताजी एक ही चीज़ पूछते हैं, बेटा पैसे हैं कि नहीं है, नहीं है तो मैं डाल देता हूँ, ऐसा वैसा। और मम्मी का सपोर्ट जो होता है, उनका मम्मी को आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं, आपकी पढ़ाई से भी कोई लेना देना नहीं। उनका बस फ़ोन आता है, बेटा क्या खाओगे, या तो खाना खाया कि नहीं कहीं बाहर हो तो मम्मी का हमेशा आपकी हेल्थ को लेके चिंता रहती है, और वो आपसे ही उनको आपसे ही लेना देना, आपकी पोस्ट वोस्ट किसी से लेना देना नहीं। तो मम्मी का एक अलग सपोर्ट होता है, पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, और दोस्तों का मेंटल सपोर्ट रहता है कि आप कभी दुखी हो ये हो तो आप उनसे चीज़ें शेयर कर दो, वो बोलते चलो घूम के आते हैं तो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सिर्फ फैमिली का सपोर्ट रहता है। बाकी जो मेरे भैया हैं वो, उनका भी अभी लास्ट ईयर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। ओके, अपने जेल में वो सीआरपीएफ में जी, हम 2 भाई हैं सर घर में। ओके ओके, बस सर, दोनों भाई थी, बहुत बढ़िया है। आप उनको भी वर्दी, आपको भी वर्दी। लेकिन आपको तो मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, अभी तो और आगे जाते देखना है जी सर, और बहुत बढ़िया रहेगा यहाँ पर। सौरभ, एक चीज़ और है बच्चों के मन में कि कई बार बच्चा सेल्फ स्टडी को लेके बहुत डाउट में रहता है। जी सर, ठीक है, उस बच्चे के मन में ये आता है कि यार मैंने कोचिंग नहीं की या मैंने कहीं किसी का गाइडेंस नहीं लिया तो मेरा क्या होगा क्या नहीं। और जो मेरा पर्सनल मानना ही ये है कि आप एक गाइडेंस ले लो, आप समझ लो, असली रोल सेल्फ स्टडी का ही होता है। वहाँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। मेंटर से आप गाइडेंस ले सकते हो, आप तरीका समझ सकते हो, बट रियल मेहनत जो होती है वो सेल्फ स्टडी होती है। आपके जीवन में सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहा है? सर मैंने अपना जो ये सक्सेस का जर्नी रहा है, इसमें पूरा मुझे सेल्फ स्टडी का ही रोल रहा है। बाकी टीचर्स मुझे बीच में गाइड करते रहे कि इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। आपको सब कुछ पता होता है सर। आजकल हम यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, सब कुछ पता है आपको। लेकिन सर पढ़ना आपको खुद ही है। आप जब बुक्स उठाओगे तो आपको खुद ही उसको पढ़ना है, कोई आके आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। तो मुझे लगता है बच्चे का ही सबसे मेन रोल होता है। कोचिंग और इनका सर गाइडेंस का रोल होता है, जो कि आपको मिल जाएगा। आप उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, आप जो भी करोगे आपको पता चल जाएंगी चीज़ें कि कहाँ से कितना पढ़ना है, और पीवाईक्यू करना है, आपको रिवीजन कितना करना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है। ये सब चीज़ें हमें गाइडेंस के तौर पे कोचिंग से प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन बाकी अल्टीमेटली पढ़ना सर खुद को ही है, और सिलेक्शन भी खुद को ही लेना है, तो पढ़ना भी खुद को ही पड़ेगा सर। शीर्ष पे हमेशा अकेले ही होते हैं, हाँ, ये कह सकते हैं। ये सौरभ बहुत बेहतरीन जर्नी लगी। अभी तक मैंने इतने पॉडकास्ट जिन लोगों के, मैंने कभी किसी से ये डिमांड नहीं की कि आप इस पॉडकास्ट के बाद दोबारा आएगा। मैं एक बार चाहता हूँ कि जब भी हम जिज्ञासा प्रोग्राम में चालू करें, एक आध बार जस्ट बच्चों से बात करने के लिए आप जरूर आइएगा। जी सर, क्योंकि वाकई मतलब जो छोटी छोटी बातें इस पीएससी की गहराई होती है। आपने कहा कि प्रीलिम्स के समय जब आप जाओ तो जो आपने आंसर टिक मान लिया है आप उसको चेंज मत करो। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नॉर्मली नहीं बोलता है। आपने कहा कि करंट अफेयर्स में अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, और जो आपको लग रहा है अपडेट हो सकता है उसको सिलेबस के प्रिंट आउट पे अपडेट कर लो, वो बाद में आपके काम आएगा। आपने कहा कि आप अधिकारी बने रहो, आपके आसपास जो समस्याएं आप देख रहे हो उन समस्याओं को आप ऑब्जर्व करो प्रॉपर तरीके से। आपने कहा आंसर राइटिंग में पहले दिन का मैं आपको दिखाई सकता इतनी बेकार थी, लेकिन मैंने करता गया मैं सीख गया। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको आप बनाती हैं। आप कैसे आप कॉन्फिडेंस में बोल पा रहे हो आज के सर जो होगा देखा जाएगा, इंटरव्यू में सर जो मिलेगा देखा जाएगा, मैं तो मेंस के दम पे सिलेक्शन ले जाऊंगा और आगे कर ले जाऊंगा। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक अभ्यर्थी को जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट के पहले ही आपसे कहा था कि सौरभ ऐसी बातें बताना कि जिसको एक बार कोई बच्चा अगर सुन ले तो हो सकता है वो अपने सिलेक्शन के बाद ये कहेगा सौरभ सर का पॉडकास्ट देखा था। और क्योंकि सौरभ अपने 2 अकाउंट होते हैं जी, मैं जो मानता हूँ, एक अकाउंट जो अभी अपना चल रहा है, आप भी भरोगे हम भी भर रहे हैं, चीजें चल रही, और दूसरा अकाउंट अपना होता है ऊपर वाला अकाउंट होता है। और ये जो आपके द्वारा कही हुई एक लाइन जो किसी के जीवन को प्रभावित कर दे, जैसे आपने एक छोटी सी बात कह के मुझे बड़ी खुशी दी आज के उस आंदोलन के टाइम पर जब हम मिले और मैंने आपसे कहा कि भाई 19 निकला नहीं है, 20 है नहीं, 21 भी बर्बाद कर दोगे तो क्या होगा, और वो जो एक आपने पॉइंट किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक मुझसे ऐसा काम हो गया जो मेरा काउंट हो जाएगा कि हाँ एक तुमने कहीं कोने अच्छा काम कर दिया। मैं तो सर हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को और ग्रेटफुल भी रहता हूँ सर। इसमें कोई वो बात नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब जो जिन लोगों ने जर्नी में इनडायरेक्टली भी शायद साथ दिया तो उनको मुझे लगता है एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें हमें बताना चाहिए कि आपका क्या रोल रहा है, तो वो आगे शायद और भी लोगों को इस तरीके से प्रेरित करते बहुत बड़ी बात है सौरभ, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम्बल रहना बहुत बड़ी बात है सौरभ। बहुत अच्छा लगा अभी तक मुझे आपसे बात करके, और आज मेरा मन नहीं भरा है जी। अभी आप जब जाएंगे ट्रेनिंग के बाद में, आगे जब कभी अपन मिलेंगे तो ट्रेनिंग के बाद क्या जर्नी होती है क्या कैसे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जस्ट आप अपने मन से
जो बच्चा 2016 की प्रीलिम्स निकालता है या नहीं निकालता, या जो इस पीएससी में रहना चाहता है, जी उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो आप जरूर दें। सर मेरा ये कहना है कि अभी हम सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो कभी कभी 1 साल में भी मिल जाती किसी को। वो या तो ये हो सकता है वो 1 साल में उसकी भी मेहनत नहीं होती सर, वो कम से कम पिछले उसके ग्रेजुएशन के टाइम से या तो तैयारी कर रहा होगा, तब जाके वो पहले अटेम्प्ट में आके निकाल लेता होगा। या कुछ होते होंगे सर जिनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो इंटरव्यू के दम पे शायद सिलेक्शन ले लेते हैं सर, तो वहाँ कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम करता है। लेकिन इस जर्नी में अगर हम आ रहे हैं, आपको इतना बड़ा अधिकारी बनना है, तो आप 2 से 3 साल मान के चलिए कि इतना समय लग जाता है। 1 साल तो तैयारी मान लीजिए, 1 साल एग्जाम का प्रोसेस हो गया, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन ले तो मिनिमम 2 साल तो लग ही जाते हैं सर। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने कम पद आए या 1 साल का प्रोसेस है। वो 1 साल कैसे आ जाता है सर पता ही नहीं चलता है सर। अभी हम लास्ट ईयर अगर मिले होंगे तो 1 साल ऐसा लग रहा है चुटकी में निकल गया सर, एक चुटकी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें लगातार लगे रहना है सर, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और सर जो लेके जाते हैं सिलेक्शन सर, उन्हें पूरा जो उनका जर्नी होता है, भले 2-3 साल उन्होंने दिए हैं, वो उन्हें वर्थ इट ही लगेगा। वो यूँ नहीं बोलेंगे कि मैं उसमें फेल हो गया था, वो काश पहले हो जाता। उन्हें कभी रिग्रेट नहीं होता अपनी प्रयासों का, जितना उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि लगे रहना चाहिए सर। 158 पद हैं, लेकिन 158 लोग शायद वही हो जो उनमें से एक आप हो। उनमें से कुछ कोई भी हो सकता है सर। तो आप जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको लगे रहना है सर। वो हो सकता है 158 में एक अच्छा पद निकाल कर ले जाए, और वही उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी सर। क्योंकि 158 में आना, आप खुद सोचिए, आप लाखों बच्चों की भीड़ को वो करके आप 158 में आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी सर। तो मुझे बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मैं एक आपके सामने कमिटमेंट करता हूं कि हमारे इस जिज्ञासा प्रोग्राम या इस प्रयास के अंतर्गत आपने जो जो छोटी छोटी सीख दी हैं, वो सारी सीखें हम शामिल करेंगे, और उन सारी सीखों के साथ में भविष्य में बहुत सारी अधिकारी तैयारी करेंगे। ये पॉडकास्ट की यात्रा जारी रहेगी। आपको सौरभ की बातें सुन के कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। जिज्ञासा के साथ में रक्षा एकेडमी का हिस्सा बने, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जब कभी आपको ऐसी कोई ज़रूरत होती जहां पर गाइडेंस जरूरत होगी, मैं और हमारे ये सब साथी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, बराबर आपको गाइड करते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।